हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के बढ़ते हुए खारजी और दाखिली चैलेंजेस के ऊपर, और इसमें सहर फहरिस्त अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल। नाजरीन, 16 जुलाई को इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा और फिर 4 से 5 घंटों के बाद इस्लामाबाद ही से मिलने की खबर 2 रोज़ कबल हमारे सामने आई, और पाकिस्तान इस हवाले से भी तहकीकात कर ही रहा था कि इस दौरान अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सफ़ीर और सफारती अमले को काबुल वापस बुला लिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद मायूसी और तशवीश का इजहार भी किया और साथ में मुतालबा किया कि बेहतर ये हो कि अफ़गान सफ़ीर और उनकी फ़ैमिली इस सारे मामले के अंदर जो तहकीकात है उसके अंदर ताउन करे। और इसी तनाजुर में आज वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब ने अपने अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमार साहब को भी टेलीफ़ोन किया, और जिसमें इस तरह सफ़ीर को सफारती अमले को अचानक बुलाने पर तशवीश का इजहार किया गया। और नाज़रीन, आज से अभी से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहित यूसुफ और IG इस्लामाबाद ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर इस सारी सूरत हाल के हवाले से मीडिया को आगाह किया गया है। और इस मौके पर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने बड़े क्लियरली कहा है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उसका एक हिस्सा है, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान किसी की गलती के नतीजे में होने वाले नुकसान को अपने सर पे हरगिज़ नहीं लेगा। अगर नाज़रीन दूसरी तरफ हम जिक्र करें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का, तो DGI-SPR ने आज इस बात की तस्दीक कर दी है कि अफ़गानिस्तान के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, और वजह यही है कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल चल रही है वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको लेके ख़दशा ये है कि शायद एक अफ़गान मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तरफ ना मुड़ आए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले किए गए हैं। और कुछ रोज़ कबल आने वाले जो कोहिस्तान में एक वाक़या जिसके अंदर कोई 9 चीनी इंजीनियर्स की हलाकत हुई, उसके बाद कहा यह गया है कि वहाँ पर जो दासू डैम पर काम हो रहा था चीनी कंपनी ने उस काम को फौरी तौर पर रोक दिया है। और आज इसी तनाजुर में अब पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर उनके आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजा साहब से भी मुलाकात हुई है। और अगर नाजरीन तीसरे खारजी महाज की हम बात करें तो भारत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इसराइली कंपनी है, उस कंपनी का नाम भी बताया गया कि NSO, उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर पेगासस जिसको कहा जाता है, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान समेत कई वफाकी वज़रा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस खित्ते के दीगर प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो ये जो दुरानी साहब ने नुक्ता उठाया कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो पाकिस्तान में हुकूमती मशीनरी में हर कोई अपनी एक स्टेटमेंट के साथ सामने आ जाता है, तो इससे मसाइल कितने गंभीर हो जाते हैं। और साथ में सर ये भी जानना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या रिस्क असेसमेंट के क्या हो सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर उसके हवाले से जो हमारी तैयारियाँ हैं, आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं या शायद हमें ना तो बेहतर अंदाज में रिस्क असेसमेंट कर पा रहे हैं और ना ही हमारी तैयारियाँ उस कदर बेहतर है? जी शिराजी भाई, पहले आपका दूसरा हिस्से का जवाब मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बात कर लेते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान कितना तैयार है। ये याद रखें कि पाकिस्तान ने 40 साल अफ़गानिस्तान को भुगता है, यानी वहाँ के असरात जिस तरीके से हम पे पड़े हैं, हमने उन असरात के साथ डील किया है। जब अफ़गानिस्तान अपने हाथ से खुद निकल गया 1979 में, और उससे पहले 72 ऑनवर्ड्स मसाइल स्टार्ट हुए सरदार दाऊद के आने के बाद, और 79 में सोवियत यूनियन आ गया, तो सोवियत यूनियन के आने के बाद बल्कि उससे साल 2 साल 3 साल पहले अफ़गानिस्तान अपने लोगों की पहुंच से निकल चुका था। 79 में तो आके रूसियों ने उस पर कब्जा कर लिया, एक तरह से हुकूमत चलानी शुरू कर दी। तो जब से अफ़गानिस्तान अपने लोगों के हाथ में नहीं है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को भुगत ही रहा है। अच्छा, अब
ये भी जो असरात अभी आएंगे, अभी आप देख रहे हैं, अभी पहले हिस्से में हमने बात की किस किस्म की कोशिशें जारी हैं, क्या करने की कोशिश हो रही है, उसके भी असरात पाकिस्तान पे आएंगे और पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। बार सूरत हमारे लिए बड़ी वाज़ेह चीज़ें कम से कम इस मर्तबा वाज़ेह हैं। एक तो ये कि ये कोई असेंडिंग वायलेंस नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि जैसे अमेरिका आया, सोवियत यूनियन आया तो एक बढ़ाई की तरफ एक चढ़ावा था वायलेंस की तरफ, नहीं, ये अब ख़त्म हो रहा है, रिसीड कर रहा है वायलेंस। ये एक बड़ी रीअश्योरिंग चीज़ है, यानी अगर होगा भी वायलेंस तो एक हद पे जाके फाइनली इसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी, ये रुक जाएगा किसी जगह पे जाके। तो एक तो ये रीअश्योरिंग चीज़ है। दूसरा, हमने ये वाज़ेह कर लिया कि हमने 30 लाख से 50 लाख अफगानियों को जब रेफ्यूजी स्टेटस दिया तो हमारे लिए माशरे में और मईशत में किस किस्म के मसाइल है, वो हमने कुछ प्रोग्राम उसका बनाया कि कोशिश करेंगे कि उनको अपने फ्रंटियर के ऊपर या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब करके ईरान वाला मॉडल इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से उनको वहाँ पे हिफाजत के साथ रखा जाए। पहली बात है, आई ना अगर आ गए तो फिर उनको इस तरीके से किया जाए। तीसरा, हमने जो फेंसिंग की है, कुछ वहाँ पे मैन पावर बढ़ाई है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और इनको और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहिए और वहाँ पे डिफेंड करना चाहिए। और एक फाइनल चीज़ जो करने वाली है कि जितने स्लीपर सेल अभी तक सोए हुए थे, जो कभी दासों में उठता है, कोई इस्लामाबाद में नज़र आता है, कोई लाहौर में नज़र आ जाता है, कोई कहीं और नज़र आना शुरू हो जाएगा, इनको अब रद्दुल फसाद के अंदर जो हिस्सा रह गया उसके अंदर रद्द करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पाकिस्तान के करने के काम है और पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो आ रही हैं। लेकिन एक और चीज़, पाकिस्तान बाहर सूरत इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अमल का जो रास्ता है, उसको अमन का जो रास्ता है उसको ना छोड़े। अमन के रास्ते पे हमें हर तरह से कोशिश करनी है, चाहे तालिबान हो, चाहे वहाँ पे कोलिशन बने, चाहे वहाँ पे एलिट्स मिलके बनाए, कुछ करें, लेकिन किसी एक यूनिटरी गवर्नमेंट का अफगानिस्तान पे कंट्रोल होना बेइंतहा लाजमी है, वरना सारे का सारा खित्ता खराब और मुंतशिर होकर रह जाएगा। दुरुस्त। एक नाज़रीन, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम में। लोधी साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, इनफैक्ट भारत की जो पाकिस्तान दुश्मनी है वो ढकी छुपी नहीं। हम तीन जंगें लड़ चुके हैं और अब तो कन्वेंशनल वार से मामला 5th जनरेशन वॉरफेयर तक आ पहुँचा है सर। और उसमें भी लगता है कि भारत अकेला नहीं खड़ा, बल्कि इसराइल जैसे मुल्क की मदद भी उसे हासिल है। और कहा यह जा रहा है कि अब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से लेके तो पता नहीं कितनी अहम शख्सियात है जिनके टेलीफोन्स को हैक किया जा रहा है, उसके लिए इजरायली कंपनी की खदमात हासिल की गई हैं। सर, सवाल मेरा वहीं पे खड़ा है सर कि इतना कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, बट इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर कॉन्डस पैदा किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, भारत के अज़ाइम ठीक नहीं है, या इससे आगे बढ़ के भी कुछ होना चाहिए? और आपके ख्याल में पाकिस्तान उस हवाले से तैयारियां कर रहा है या कर चुका है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जब दुश्मन कोई दुश्मनी का काम करे तो किसी किस्म की शिकायत नहीं बनती। साफ ज़ाहिर है कि जब दुश्मन है तो दुश्मनी ही करेगा, और क्या करना है उसने। हाल बता ये है कि हमने ये देखना है कि हमने क्या किया है, हम क्या उसको सद्देबाब करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। तो एक तो खैर इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा, ये तो पूरी दुनिया करती है, अमेरिका भी करता है। आपको याद होगा एक दफ़ा वो मर्कल नाराज हो गई थी जर्मनी वाली के, उसको पता चला कि उनका फोन टेप हो रहा है या किसी किस्म की जासूसी हो रही है। इसराइल और अमेरिका के दरमियान कई दफ़ा टिफ हुई है कि इसराइल जो है ना उनके वो इस किस्म की जासूसी करता है। तो ये तो दुनिया का काम है। बाद 3 चीज़ें हमें करने की जरूरत है। नंबर 1, जो पैसिव मेजर्स होते हैं जिसको फायर बॉल्स कहते हैं, या कोई आप अपना कोई ऐसा बनाए प्रोग्राम जिसके मैं सुनने में आ रहा है कि जो बाकी चीज़ों से लिंक ना हो, अलग तरह को, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल ये हो सकता है। दूसरा ये कि आपको ऑफेंसिव भी लॉन्च करना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए और पूरा आपको अलर्ट रहना चाहिए और अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए। जो आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप खासकर, उनको ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि जी किस तरीके से दुनिया ये खबरें जमा करती है, किस तरीके से टैप करती है। आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कमरे में ठहरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान टेलीफोन, ये बहुत सारी इसकी मेरा ख्याल है कि कम से कम महीने में आधा घंटा इंटेलिजेंस वालों को लगाना चाहिए अपने जो मेन लोग हैं उनके ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि देखिए
जिस जिस फील्ड में जंग हो रही है आपको उसी फील्ड में जवाब देना होता है, ज़बानी कलामी से बात नहीं बनती। फॉर एग्जांपल, अगर ये कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, या अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है, ये जो आपने अभी बात की, ये साइबर अटैक्स हैं, ये किस तरीके से हो रहे हैं, और आप बातें ये करते रहे कि जी डिप्लोमेसी में हमने उसको शिकायत लगानी है, उसको कहना है भाई एक बंदा आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, आप मोहल्ले में शोर मचाया हुआ है कि जी ये देखें ये मुझे मार रहा है, आपको हर उस फील्ड में जवाब देना पड़ेगा जहां पर आपको इज्जत पहुंचाई जा रही है, और कोई आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जी मैं ये नहीं कर सकता। सही सही पॉइंट टेकन जी। मैं दुरानी साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। इनफैक्ट ये जो भारत के पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम है उसमें आज एक और डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिली कि भारत ने इस बात का बहरहाल इतराफ़ किया है कि फैटफ के फोरम के ऊपर पाकिस्तान को सियासी बुनियादों पर बहरहाल उसने कोशिश करके ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, जो अदरवाइज़ एक तरह से एक मेरिट है उसके ऊपर तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट में फॉल नहीं करता। तो क्या हम उम्मीद करें कि अब जब भारत की जानिब से एतराफ़ हो चुका है ऐसा, तो अब दुनिया इस बात को समझेगी और पाकिस्तान से मुताल्लिक फ़ैसलों को रिव्यू किया जाएगा, या अगेन आपको लगता है कि अब इस तरह के फोरम सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, होते रहेंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत एतराफ़ करे या ना करे? जी ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया ने तो आपका नहीं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जब से कश्मीर की जो है वो जद्दोजहद 90s में शुरू हुई, उस वक्त से भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को वहाँ की जो तहरीक है उसको टेररिज्म का नाम दे दे और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है। ये FATF में जो इन्होंने इस बात की है उसमें वो भी इशू आता है, लश्कर जंगवी और उनके वो बात हुई जो अंडर टेररिस्ट कमेटी 1267 के तहत आते हैं, तो उसमें ये बातें हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि FATF ने इसको सियासी तौर पे डील किया है और अब उनके लिए एम्बैरसमेंट का जरिया भी बन रहा है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया को इस वक्त जो है वो नर्वसनेस है अफगानिस्तान की वजह से, और उनको जो है जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो 3 कॉन्सुलेट अपने खाली कर चुके हैं। सिर्फ अब उनका मज़ार शरीफ में कॉन्सुलेट रह गया और काबुल में उनका सफारतखाना रह गया, और वो अब उनके कमेंटेटर्स ये भी अब इस बात को एतराफ़ करते हैं कि हमारा यहाँ से जो है कि तालिबान से ताल्लुकात ना रखना हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये बातें जो है अशरफ गनी साहब को पसंद नहीं आएंगी, और इसी से इसकी कड़ी जो है आपस में मिल रही है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हो रही है उसके अंदर वो ये समझता है कि पाकिस्तान का अपर हैंड है, उसके अंदर अशरफ गनी भी ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का अपर हैंड है, जबकि ये सब उनके अपना किया धरा है। अशरफ गनी साहब इक़्तिदार में थे, उन्होंने रिकन्सिलिएशन की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। अमेरिकन वहाँ पे थे, उन्होंने बड़ा अरसा 10 साल तक तो वो रिकन्सिलिएशन का नाम सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की तो वो करते करते उन्हें 10 साल लग गए और अब वो निकल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बात है इसमें जो अमेरिका का इनखला है उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान वो इंडिया और अशरफ गनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो वहाँ खुल के खेल रहा था वो अमेरिकी फ़ौजों की मौजूदगी की वजह से था। जो अब वो निकल जाएंगे तो वो उनके लिए उनके बस में नहीं रहेगा। तो सारी गेम ये है, उसमें अब आप ये अब जैसे इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया उस कामयाब रहा उसमें, तो ज़ाहिर है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन आश्कारा होती है, और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने उस मामले में जो बात है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान किया, तो वो बड़ा डिसग्रेसफुल है। यानी इंडिया ने जो भी इकदाम किए हैं FATF के कॉन्टेक्स्ट में वो डिसग्रेसफुल थे। जी सही दुरुस्त पॉइंट टेकन जी। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी शे में एक बार फिर नाज़रीन खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में सर बताइएगा। हमें कहीं EU डिसइंफो लैब से पता चलता है कि भारत को फेक मीडिया हाउसेज इवन के NGOs के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है
और हम शायद उसका हमें इल्म नहीं होता। फिर साथ में ये भी सर बताइएगा कि मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो दासू जैसे वाक़यात, आपको क्या लगता है सर कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? और अगेन सवाल वहीं पे है सर कि क्या हम इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक तो ये कि पाकिस्तान के दुश्मन अभी भी बड़े अय्यारी के साथ और होशियारी के साथ पाकिस्तान पे कंटिन्यूसली हमले किए जा रहे हैं। कभी वो आपको सबवर्जन की शक्ल में नज़र आता है, कभी आपको सरहद के ऊपर अटैक की शक्ल में नज़र आता है, कभी किसी बम धमाके की शक्ल में नज़र आता है, वगैरह वगैरह। दूसरा, टूल्स ऑफ वॉर बदल गए हैं। वो अब वो तोपों से हमले नहीं करता। अब वो ये जिस तरीके से आज ये डिसइंफो लैब वाली कहानी है, या जो आज जिस तरीके से पेगासस की बात हो रही है, वो जो इजरायली प्रोग्राम है, उसके हिसाब से ये अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तीसरा, हम वो खुद ही वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्हीं को अलाइन करता है। एक संजू का बड़ा कमाल का ये तरीका था, वो कहता था जंग करने की जरूरत ही नहीं होती, उधर की हवाएं खुद ही उनके खिलाफ मोड़ दिया करो। तो ये तीसरा तरीका है। अब इसका जवाब सिंपल सा ये है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, जो कि लोधी साहब ने आपको पहले बताया कि जिस जुबान में आप पे जंग लादी जा रही है, लागू की जा रही है, उसी जुबान में आपने जवाब देना है। अगर ये कैपेबिलिटीज नहीं है तो इनको बना लेना चाहिए। एक चीज याद रखें कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है, ये रूस और अमेरिका का भी है। अभी जब प्रेसिडेंट बाइडेन और क्लिंटन मिले तो उन्होंने सबसे पहले किस पे ज्यादा बात की कि साइबर वॉरफेयर जो है इसके कुछ रूल्स बना लेने चाहिए। तो ये दुनिया जो ही टेक्नोलॉजी में जा रही है, साइबर वॉरफेयर में जा रही है, साइबर स्पेस में जाके ज्यादा एक्टिव हो रही है, तो जरूरत पड़ रही है कि टेक्नोलॉजी को भी हार्नेस करने के लिए और इसका एक पुरअमन इस्तेमाल के लिए पूरी दुनिया मिलकर, जैसा इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए थे, इसी तरीके से इसके भी रूल्स ऑफ बिजनेस बने जो कि सारे ममालिक एक्सेप्ट करें, ताकि उन कवानीन के अंदर रहते हुए इस मामले को लेके जाया जाए, ताकि इस किस्म की जो कैफियत पैदा होती है इंतशार वाली, वो ना हो किसी मुआशरे के अंदर। पॉइंट है जी। जनरल लोधी साहब, आप ही की तरफ आऊँगा सर, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। साथ में सर, अफगानिस्तान के साथ इख्तलाफात हमारे हैं, बट वाशिंगटन के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको कैसे ब्रिज किया जाए, उस हवाले से आप समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है? जी देखिए, वॉशिंगटन के साथ तो एक जो हकीकत है उसका हमें मालूम होना चाहिए कि अमेरिका स्टिल द सुपर पावर, और इसके साथ साथ हमने अपना इंटरेस्ट भी लुक आफ्टर करना है। अभी ये एक पुलसरात की पर चलने वाली बात है। इसमें एक तो ये है कि हमें ये बटन खोलकर छातियां ठोकने का जो अंदाज है इसको ख़त्म करना चाहिए। हमें ये कहते रहना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमें सख्ती से और बड़े जोश व खरोश के साथ सही तरीके से अपने जो वाइटल इंटरेस्ट हैं, जो बेसिक इंटरेस्ट हैं, जैसे CPEC है, चीन के साथ हमारी दोस्ती है, कश्मीर है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इन 4-5 चीज़ों के ऊपर अपना पूरा दिफा करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। CPEC स्लो डाउन नहीं करना चाहिए अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर। चीनियों के साथ कोई हमारे ताल्लुकात में रखना नहीं आना चाहिए अमेरिका के कहने पर। इसी तरीके से एटमी असासे हमारे और कश्मीर का सिलसिला। लेकिन इसके साथ साथ कोई बहुत ज्यादा बढ़ के मारने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमने एब्सोल्युटली या खत्म कर दिया और ये वो उनको करने दें। वो आपने देखा होगा उनके रवैये में तब्दीली आई है। अब वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। अभी मैं एक खबर का जिक्र कर रहा था शहजाद साहब के साथ कि खलीलजाद साहब मिले हैं इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा जी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अभी उन्होंने ये नहीं कहा अशरफ गनी, अफगान तालिबान एंड अदर स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत कराए और अगली गवर्नमेंट का इंतजाम करे। तो मेरा ख्याल है हमारा बड़ा अहम रोल है। हमें अच्छे डिप्लोमेटिक बट एट द सेम टाइम सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन के लिहाज से आगे बढ़ना चाहिए। अपने साइज को समझना चाहिए, अपनी औकात को समझना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे नहीं खेलना चाहिए। जी पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, आपका पॉइंट है वो इस मामले पे, और साथ में जो लोकली हमारे सियासी रहनुमा इंतखाबी जलसों में इन मामलात को डिस्कस डिबेट कर रहे हैं, कितना डैमेजिंग है ये इन सारी सूरत हाल को लेकर? सर मैंने पहले ही अर्ज किया था ये कि इस मामले में जो है सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए जो उसमें इसकी तर्जुमानी कर सके। हर एक को इसका तर्जुमान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि खारजी उमूर बहरहाल उसकी सेंसिटिविटीज़ है, और ख़ासकर जब आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, जो कि अभी बड़ी नाजुक जो है स्टेज पे आ चुकी है, तो इस तरह की बातें करना, चाहे वो इंतखाबी जलसे हों या अदरवाइज TV टॉक शो हों, उनमें ये बात करना जो है वो बहुत ही नामुनासिब है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा एक ही उसमें मौजू हो और नैरेटिव भी एक ही होना चाहिए।
मैं तो उसके हक में हूँ, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितनी भी प्रोवोकेशन हो अशरफ गनी साहब की तरफ से, हमें प्रोवोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है जिस तरफ बढ़ रही है, तो उसमें जो है कोई भी गलत कदम जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान बड़ी एक मरबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े और इस सारे मामले को बड़े बेहतर अंदाज में आगे लेके चलना चाहिए। यकीनी तौर पे किसी किस्म की भी उजलत या लापरवाही सारे मामले को और ज़्यादा गंभीर बना सकते हैं। नाज़रीन, आज का शो इसी नुक्ते पे ख़त्म करते हैं। कल तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।